हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है फिर से आपका एक बार अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सेमेस्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री के एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में और उसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। चूँकि आपको पता चल भी चुका है कि आपका एग्ज़ाम का जो डेट शीट है वो आ गया है, यानी कि जो आपका टाइम टेबल है वो आ गया है और आपका टाइमिंग पता चल गया है, वो डेट पता चल गया कि कब आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग एग्ज़ाम की करेंगे तैयारी। और यदि आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। इससे आपको प्रॉफिट ये मिलने वाला है कि आपकी और हमारी कनेक्टिविटी हमेशा बनी रहेगी। किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेरीज, किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन, किसी भी प्रकार की समस्याओं को पुनः तुरंत ही सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है ना, तो ये इसका प्रॉफिट उठाने के लिए आप ये काम कर लीजिए। यदि आप चाहते हैं कि अभी भी आपके पास टाइम है और अभी भी आप एग्जाम को एकदम फोड़ना चाहते हैं तो टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहां से आपको टारगेट ये करना है कि आप अपने एग्जाम को फोड़ भी सकते हैं, ताकि एग्जाम में जो अपना वर्चस्व जमाना है, क्योंकि टाइमिंग अभी बहुत गया नहीं है। ठीक है ना, आपके डेट का जो टाइमिंग वो फिक्स है, लेकिन इतने समय में आप कर पा रहे हैं अगर बेहतरीन तैयारी, तो आप अभी भी एग्जाम को फोड़ सकते हैं, क्योंकि इतना अभी बहुत टाइम मिल गया है आपको। ठीक है ना, तो मैंने आपका टाइम टेबल देखा तो मुझे लगा कि अभी भी टाइमिंग है बच्चों के पास, और खास करके उन बच्चों के पास जिनका हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी बीए में सब्जेक्ट है। ठीक है ना, तो बेहतरीन तरीके से अब करने जा रहे हैं हम लोग तैयारी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये देख लिया था कि जो सिलेबस है वो कौन कौन सा रहने वाला है, किस किस यूनिट को पढ़ना है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हमें एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हमने बता दी है। एक बात और है, यदि आप लोग चाहते हैं कि आपका जो क्लासेस है वो रेगुलर चले और लाइव बेसिस पे चले, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो आपकी क्लासेस लाइव कर दी जाएंगी। लाइव रहने से फायदा ये होने वाला है कि जो भी क्वेरीज आपकी आती है, जो भी समस्या जो आती है, वो तुरंत ही लाइव क्लास में ही सलूशन दे दी जाएगी। ठीक है ना, ताकि एग्जाम में जाने के बाद आपको ये ना लगे कि सर जी ये क्वेश्चन बताया था तो ये गलत हो गया, या फिर सर जी जब आंसर की दे रहे हैं तो आप कहें कि सर इस प्रकार से इसमें मिस्टेक है। ठीक है ना, तो इन सभी से बचने के लिए आप लाइव क्लास ज्वाइन कीजिए और आप कमेंट करके बताइए कि क्या लाइव क्लास लिया जा सकता है, क्या लाइव क्लासेस के लिए आप रिकमेंड करना चाहते हैं। ठीक है ना, तो अगर आप लोग चाहते हैं तो हम लाइव क्लासेस जरूर लेंगे। फिलहाल हम लोग चलेंगे, देखेंगे कि ये जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, और एक्सप्लेन करेंगे ताकि एक एक जो चीजें हैं वो क्लियर होती चली जाए और किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है ना, तो चलिए ध्यान देते हैं यहाँ पे और देखते हैं क्या करना है। थोड़ा सा माइक वेक चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके, सब कुछ सही है। देखें तो यहाँ पे जो आपका हिस्ट्री है, हिस्ट्री ये चाहिए 104 है। ठीक है ना, इसके सिलेबस के बारे में हमने तो पहले ही डिस्कस कर लिया और कल भी हमने बता दिया था कि हम लोग क्या क्या pढ़ेंगे। ठीक है ना, उसी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, पहला क्वेश्चन है, कह रहा कि बलबन के शासनकाल के दौरान बंगाल में किसने विद्रोह किया था। तो बलबन के शासनकाल के दौरान बंगाल में किसने विद्रोह किया था, तो आपका यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बहाउद्दीन तुर्गिल। ठीक है ना, बहाउद्दीन तुर्गिल के द्वारा बलबन के शासनकाल में इसका विद्रोह किया गया था। किसके द्वारा? बहाउद्दीन तुर्गिल के द्वारा। ठीक है ना, अब यहाँ पे एक चीज और समझिए। अब बलबन के बारे में हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि बलबन था कौन और कैसे उभर करके आया। इसके उद्भव के बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग, बलबन था कौन और ये उभर करके कैसे आया। ठीक है ना, देखिए शासन चल रहा था किसका? इल्तुतमिश का, इल्तुतमिश। ठीक है ना, इल्तुतमिश का शासनकाल चल रहा था और जब इल्तुतमिश का शासनकाल डिस्ट्रॉय हो जाता है और इल्तुतमिश ने एक व्यवस्था बनाई थी जिसे हम लोग तुर्कान ए चहलगामी के नाम से जानते हैं। तुर्कान ए चहलगानी। ठीक है ना, ये एक समूह था, सरदारों का समूह। ठीक है ना, ये जो सरदारों का समूह था इसमें 40 सरदार थे, जिसमें खुद एक बलबन, जो बलबन था वो खुद इसमें एक सुल्तान था, सरदार था। ठीक है ना, तो हुआ क्या कि जब इल्तुतमिश की डेथ हो गई, ठीक है ना, और इल्तुतमिश की डेथ के बाद उत्तराधिकारी के लिए थोड़ा सा वो होने लगा, एक दूसरे में संघर्ष होने लगा, तो इल्तुतमिश ने बेसिकली अपने पुत्री रजिया को
शासन चलाने का जो है जिम्मा दे करके गया था। रजिया योग्य भी थी और ये शासन को चला भी सकती थी और 4 साल इसने शासन को चलाया भी था, ठीक है ना। लेकिन इसका एक भाई था, ठीक है, तो भाई से थोड़ा सा संघर्ष हुआ। भाई से संघर्ष होने के बाद क्या होता है कि इसका जो रजिया को तो हटा ही दिया जाता है, रजिया को मार दिया जाता है। इसके जो कैथल वैथल के पास जो डाकू थे इसकी हत्या कर देते हैं, वो आगे बताएंगे कहानी क्यों हत्या कर देते हैं, ठीक है ना। और इल्तुतमिश जो था इसकी डेथ हो चुकी है और इसका भाई जो था इसको गद्दी से हटा करके बलबन खुद वहां पे शासक बन बैठा था, ठीक है ना। और इसी बलबन के शासनकाल में जो बहाउद्दीन है, बहाउद्दीन तुगरिल, ये विद्रोह कर दिया था। बहाउद्दीन तुगरिल जो है विद्रोह कर दिया था। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ये ऑप्शन नंबर बी ऊपर होना चाहिए, सी नीचे होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन उसमें कोई बात नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका बहाउद्दीन तुगरिल सही हो जाएगा, ठीक है। इसकी कहानी हमें लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी और यहाँ का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। अगर नहीं समझ में आई होगी कि एक बार वीडियो फिर से रिमाइंड करके देख लीजिए, आप लोग समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चले तो पहला क्वेश्चन हो गया, आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कह रहा है कि अलाउद्दीन के शासनकाल के दौरान देवगिरी का राजा कौन था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा रामचंद्र देव। अब क्वेश्चन ये पूछता है कि जो ये राजा है देवगिरी का राजा, ये किस वंश से संबंधित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यादव वंश से, ठीक है ना। यादव वंश से संबंधित है कौन, रामचंद्र देव। रामचंद्र देव जो है यादव वंश से संबंधित थे। और अलाउद्दीन जो था ये खिलजी वंश से संबंधित था। अलाउद्दीन जो था खिलजी वंश से संबंधित था। अब बात आती है कि इस खिलजी वंश की स्थापना कब हुई थी। अब बात ये आती है कि इस खिलजी वंश की स्थापना कब हुई थी। तो खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है ना, जलालुद्दीन खिलजी, ये इसकी स्थापना किया था। लेकिन अलाउद्दीन इसका भतीजा था और इसी की हत्या करके इसके शासन को हथिया लिया था, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो अलाउद्दीन का शासनकाल, जो अलाउद्दीन को सत्ता मिली थी, अपने चाचा की हत्या करके जलालुद्दीन की ये शासन को अपना लेता है और इसी के महल में हत्या कर देता है। ये एक क्वेश्चन भी आया है प्रीवियस ईयर एग्जाम में कि कौन सा ऐसा सुल्तान था जिसकी उसके महल में ही हत्या कर दी गई थी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन, ठीक है ना। तो अलाउद्दीन इस तरीके से कुछ उभर करके आया, अपने चाचा की हत्या करता है, हत्या करने के बाद वो शासन ले लेता है और उसी के समकालीन जो रामचंद्र देव थे ये राज कर रहे थे। और एक बात मैं और बता दूं, ये अलाउद्दीन खिलजी जो है यहाँ पे आक्रमण करके इनके राज्य को भी छीन लेता है। उसके बारे में भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे जब क्वेश्चन आएगा। तो फिलहाल आप इतना जानिए, यहाँ से 2 क्वेश्चन और पूछ सकते थे तो हमने उसको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रजिया की सौतेली माता कौन थी। रजिया की सौतेली माता कौन थी। तो आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा शाह तुर्कान, ठीक है ना। रजिया की जो सौतेली माता थी वो शाह तुर्कान थी। अब बात यह है कि जब रजिया सुल्तान बनी थी, ठीक है ना, इल्तुतमिश की जब डेथ हो जाता है, इल्तुतमिश का जब डेथ हो जाता है तो रजिया की जो माता है, ठीक है ना, जैसे रजिया का एक भाई था, उसी को गद्दी पर बैठा दिया जाता है। ये कह करके बैठा दिया जाता है कि जो मुस्लिम शासक हो सकता है वो पुरुष ही हो सकता है, महिला नहीं हो सकती है, ठीक है ना। इसी का तर्क दे करके, और जो बड़े बड़े अमीर लोग थे, जो कुलीन लोग थे उस समय में मुस्लिम में जो बड़े बड़े, तो वो लोग भी महिलाओं के नीचे मतलब एक तरीके से सरवाइव नहीं करना चाहते थे। उनका ये मानना था कि महिलाएं हमारे ऊपर शासन करेंगी, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है। तो यही हुआ कि जो अमीर लोग थे वो विरोध कर देते हैं रजिया सुल्तान का। हालांकि इसके बाद भी रजिया सुल्तान जो है 4 साल तक शासन की थी और जो रजिया सुल्तान है पहली भारत की मुस्लिम शासिका है जिसने भारत पर शासन किया था, ठीक है ना। और वो भी मुस्लिम शासिका भी है और भारत की भी पहली शासिका है जो महिला शासिका है, ठीक है ना। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। और इसकी जो सौतेली माता है उसका नाम है शाह तुर्कान। और जब इसके भाई का राज चल रहा था, ठीक है ना, जब इसके भाई को बैठाया गया था 7 या 8 महीने तक के आसपास में वो उसने शासन किया था, ठीक है। तो वो जो है शाह तुर्कान का ही उस पर पूरी तरीके से वर्चस्व था, ठीक है ना। चलें अब आगे बढ़ जाएं। ये क्वेश्चन आपने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अच्छा ठीक है, थोड़ा सा इंग्लिश को भी रिक्वायरमेंट दिया जाए ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो अगर इंग्लिश मीडियम वाले हो तो, ठीक है ना। तो चलिए इंग्लिश हिंदी दोनों देख के चलते हैं। हालांकि वही चीज़ें इंग्लिश में भी वही चीज़ें हिंदी में है, कोई दिक्कत नहीं है। किस सुल्तान का पुत्र मंगोलों से युद्ध करता हुआ मारा गया था। विच सुल्तान्स सन वाज किल्ड व्हाइल फाइटिंग द मंगोल्स। अब मंगोल्स थे कौन। मंगोल्स बेसिकली चीन से आए हुए थे। चीन यानी जो चीन का एक इलाका है
उत्तरी पश्चिमी चीन शायद है, ठीक है ना, वहां से आए थे चीन, ठीक है, मंगोल, ठीक है ना, कौन आए थे, मंगोल आए थे, मंगोल, ठीक है। ये मंगोल जब आए थे ये भारत पर आक्रमण करते हैं, और जब भारत पे आक्रमण करते हैं तो उस समय शासन चल रहा था बलबन का, शासन चल रहा था बलबन का, और बलबन का शासन चल रहा था। इसी समय ये सब करते हैं आक्रमण, और जब आक्रमण करते हैं तो बलबन का जो बड़ा पुत्र है इन्हीं से संघर्ष करते हुए मारा जाता है। बलबन का बड़ा पुत्र मंगोलों से संघर्ष करते हुए मारा जाता है। हालांकि बलबन ने उसे अपना उत्तराधिकारी भी नियुक्त कर दिया था। तो क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा शासक था जिसने अपने पुत्र को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था, परंतु वह मंगोलों से युद्ध करते हुए मारा गया था, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो जो बलबन का पुत्र है, बलबन का पुत्र, वो मंगोलों से लड़ता हुआ युद्ध में ही मार दिया गया था, ठीक है ना। अब इसके पहले भी एक शासक की मृत्यु हमने बताई थी, तो उसका जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी का जो भतीजा था उसने अपने चाचा को महल में ही मार दिया था। और यहाँ पे क्वेश्चन बनना है कि जो बलबन का पुत्र है उसकी मृत्यु हुई थी तो युद्ध में लड़ते हुए हो गई थी, मंगोलों से युद्ध में लड़ते हुए हो गई थी, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं कि मंगोल बेसिकली हैं कौन। मंगोल जो थे, इसमें जो सबसे प्रतापी राजा था वो था चंगेज खां, चंगेज खां, ठीक है ना, चंगेज खां। और ये सब बेसिकली जो थे जनजाति से थे, जनजाति से थे, ठीक है ना, जनजाति से थे, और ये सब चीनी जनजाति थे, और वहां से ये बहुत आक्रमणकारी और लड़ाकू जाति थे, और ये आकर के जो है भारत में युद्ध करते हैं। और इन्होंने सबसे पहले अगर कहीं पे युद्ध किया था, किसी के शासनकाल में युद्ध किया था, तो वो इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के समय में ही ये सबसे पहले भारत पर आक्रमण किए थे, और एक राजा का पीछा करते हुए आए थे, ठीक है ना, भारत की सीमा पर। मतलब उनसे संबंधित कोई राजा था जिससे उसका युद्ध हुआ था, तो युद्ध को लड़ते हुए आए थे। तो जो इल्तुतमिश था उसको शरण देने से मना कर दिया, क्योंकि इल्तुतमिश को पता था कि अभी हमारा नया नया राज्य है, अभी ये डेवलप हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि हम उस राजा को शरण दे दें और ये जो है आकर के हमारी हत्या कर दे, या फिर हमसे फिर उससे लोहा लेना पड़े। इससे अच्छा ये सोचा कि जब हमारा नया नया राज्य है तो क्या दिक्कत है, क्या झूठ मूठ में किसी भी प्रकार का किसी भी राज्य से आक्रमण लेने का कोई मतलब नहीं है। तो बेसिकली ये उसके मूड में था नहीं, और इसकी कुछ कूटनीति भी थी, ठीक है, जिसकी वजह से ये उसका हेल्प नहीं करना चाहा। और इसी के समय पे जो मंगोल थे पहली बार भारत की सीमा पर आक्रमण किए थे, और इसके समय में तो बलबन से युद्ध ही हुआ था, और ये मंगोल जो है उसके बड़े पुत्र को मार भी दिए थे। तो ये क्वेश्चन दोनों के दोनों बनता है। पहला क्वेश्चन बनता है कि किसका पुत्र जो है मंगोलों से युद्ध करते हुए मारा गया। दूसरा क्वेश्चन कि भारत की सीमा पर पहली बार मंगोलों ने आक्रमण कब किया था, तो आपका सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक क्वेश्चन क्लियर। आगे बढ़िए, जो आपका पांचवा क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। लाख बख्श की उपाधि किसको दी गई थी, तो लाख बख्श की जो उपाधि दी गई थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। क्यों दी गई थी, क्योंकि ये बहुत ही उदार प्रवृत्ति का था, और ये ऐसा माना जाता था कि लोगों को दान देता था, और दान देने के कारण ही इसको लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। और इसको कुरानाख्या के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना, या फिर कुरान खां के नाम से भी जाना जाता है इसको, ठीक है ना। कुरान खां के नाम से क्यों जाना जाता है, ऐसा माना जाता है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसको पूरा कुरान याद हो गया था। कैसे याद हो गया था, थोड़ी सी कहानी सुन लीजिए। जैसे ये एक तुर्क जनजाति से था, इसके माता पिता जो थे वो तुर्क थे। अब ये जो है इसके माता पिता जो थे ये इसको दास के रूप में बेच देते हैं, ठीक है ना, किसी व्यापारी के यहाँ। तो व्यापारी के यहाँ दास के रूप में बेच देते हैं। जब ये चला जाता है व्यापार में, अब वहां पे क्या होता है कि इसको खरीद लेता है, वो एक काजी खरीद लेता है, काजी, ठीक है ना, उसका अब्दुल नाम था, वो काजी था, अब्दुल फिकू करके कुछ नाम था उसका, ठीक है ना। तो वो खरीद लेता है और वो उसको कुरान की विद्या देता है, और जो युद्ध में लड़ने की तकनीकी सारी चीज़ों से प्रशिक्षित करता है, ठीक है ना। और वो जो अब्दुल था, जो काजी था, वो इसको बहुत ही मतलब प्रेम भाव से रखता था, इसको अपने बेटे की तरह मानता था, ठीक है ना। इसको क्या था, अपने बेटे की तरह मानता था। और जब वो उसकी डेथ हो जाती है तो इसके जो पुत्र थे, जो काजी के पुत्र थे,
इसको ले जा करके वापस गजनी के बाजार में बेच देते हैं और गजनी में मोहम्मद गौरी जाता है और मोहम्मद गौरी ही इसको खरीद लेता है। ठीक है, और जब मोहम्मद गौरी इसको खरीद लेता है तो वापस जब मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण करता है तो भारत में वर्चस्व जमाने का काम जो करता था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही किया था और इसने ही दिल्ली को पहली बार अपना राजधानी स्थापित किया था। ये भी बात आप याद रखें, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही दिल्ली को अपनी राजधानी घोषित किया था पहली बार, प्रथम बार। ठीक है ना, तो ये भी आपको याद रखना है। और मोहम्मद गौरी जो है इसको भारत में छोड़ करके वापस लौट गया था। ठीक है ना, चलें आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रणथंभौर को किस सुल्तान ने सर्वप्रथम जीता था? रणथंभौर को किस सुल्तान ने सर्वप्रथम जीता था? अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि रणथंभौर है क्या। रणथंभौर जो है एक प्रकार का स्थान था, एक विशेष स्पेसिफिक स्थान है, राजस्थान में है। ठीक है ना, तो सबसे पहले ये समझिए कि जो रणथंभौर है इसको अगर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखा जाए, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, तो अलाउद्दीन खिलजी ने जीता था। कब जीता था? 1300 ईस्वी में जीता था। लेकिन इसके पहले इल्तुतमिश का वहां पे अधिकार था। ठीक है ना, इल्तुतमिश का भी वहां पे अधिकार था। फिर इल्तुतमिश के अधिकार के बाद वहां पे जो चौहान वंश थे उन सबों के हाथ में इसका जो रणथंभौर था वो चला गया था। ठीक है ना, लेकिन फिर बाद में जो है अलाउद्दीन खिलजी उसको जीत लेता है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा सही आंसर अलाउद्दीन खिलजी। रणथंभौर को किस सुल्तान ने सर्वप्रथम जीता था? तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है ना, ये सुल्तान है, जब सुल्तान कहेगा तो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है ना, तो ये छठवां क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, कुरान खां के नाम से कौन जाना जाता है? तो ऐबक जाना जाता है। ये क्वेश्चन आ भी गया और इसके पहले हमने इसको एक्सप्लेन भी किया है। ठीक है ना, तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, सिद्दी मौला की हत्या किस सुल्तान के समय में हुई थी? तो सिद्दी मौला की जो हत्या हुई थी वो जलालुद्दीन खिलजी के समय में हुई थी। जलालुद्दीन खिलजी के समय में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इंग्लिश में भी देख लीजिए, सिद्दी मौला वाज द असैसिनेट ड्यूरिंग विच सुल्तान। ठीक है ना, तो आपका सही हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी की जो है जलालुद्दीन खिलजी के समय में ही सिद्दी मौला की हत्या हो गई थी और ये इसके शासनकाल का अपवाद माना जाता है। ठीक है ना, देखिए एक्सेप्शन माना जाता है। क्यों अपवाद माना जाता है? क्योंकि माना जाता है कि जो जलालुद्दीन खिलजी है ये इतना उदार था, मतलब बहुत ही उदारवादी राजा था। ठीक है ना, लेकिन इसके शासनकाल में सिद्दी मौला की हत्या कैसे हो गई, ये एक अपवाद की तरह देखा जाता है या फिर इसको एक अपवाद माना जाता है। ठीक है ना, तो आपको बस इतना याद रखना है कि जो सिद्दी मौला की हत्या है वो जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ था और इसी जलालुद्दीन खिलजी को इसी के भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने हत्या कर दी थी। इसके महल में ही हत्या कर दी थी और शासनकाल को अपने हाथ में ले लिया था। इसके शासन का बागडोर अपने हाथ में ले लिया था। ठीक है ना, और ये बेसिकली जो आपका दास वंश था, जो गुलाम वंश था, तो गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था उसकी हत्या करके या फिर उसको परास्त करके ये जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। ठीक है ना, तो क्वेश्चन ये भी पूछता है कि खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो जलालुद्दीन खिलजी ने की थी और उसके बाद उसके ही भतीजे ने उसकी हत्या करके उसके शासन को अपना लिया था। ठीक है ना, नेक्स्ट है, दीवान ए मुस्तख राज विभाग का गठन किसने किया था? तो इसका गठन अलाउद्दीन खिलजी ने किया था और ये बाजार को नियंत्रित करने की नीति बनाई थी। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जब भी हम पढ़ेंगे तो उसके बाजार नियंत्रण प्रणाली के बारे में हम लोगों को जरूर पढ़ना है, क्योंकि उसका जो बाजार नियंत्रण प्रणाली है, जो अलाउद्दीन खिलजी है उसका जो बाजार नियंत्रण प्रणाली है बहुत ही ठोस है। ये इतना मतलब दबाव बनाया था, अपने बाजार नियंत्रण प्रणाली को इतना कठोर बनाया था कि ये कहता था कि अगर कोई भी सामान तौल रहा है और किसी भी प्रकार से कोई भी कमी रह जाती है तो उतना जितना कम रह जाएगा उतना पार्ट उसके शरीर से मांस काट लिया जाएगा, जिसकी वजह से इसकी बाजार नियंत्रण प्रणाली को बहुत ही सुदृढ़ तरीके से लागू की गई थी। ठीक है ना, और ये दीवान ए मुस्तक राज का एक विभाग बनाया था और ये विभाग जो था बकाया राशि को कलेक्ट करता था। बकाया राशि मतलब कहीं से भी जो भी बकाया राशि होता था उसको कलेक्ट करने का कार्य ये करता था, ये जो विभाग था। ठीक है ना, दीवान ए मुस्तक राज विभाग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? तो आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा
अमीर खुसरो जो था वो अमीर खुसरो किसके दरबार का कवि था? तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाना चाहिए इल्तुतमिश होना चाहिए। नहीं, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ, फिरोज शाह तुगलक शायद होना चाहिए। बेसिकली जो अमीर खुसरो था वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में था, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम पेंडिंग में रखते हैं, इसको क्वेश्चन को हम देख लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में बता देंगे आपको। थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि बेसिकली जो अमीर खुसरो था बेसिकली था वो अलाउद्दीन खिलजी के ही दरबार में, ठीक है ना। तो ये चीज़ हम इस क्वेश्चन को हम दोबारा देख लेंगे, थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन है, हो सकता है ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें से कोई ऑप्शन सही होने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि सबसे पहले आया था ऐबक, ऐबक के बाद इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के बाद फिरोज शाह तुगलक और उसके बाद बलबन था, ठीक है ना। हमें लगता है कि जो अलाउद्दीन खिलजी है उसके शासनकाल में अमीर खुसरो था, और अमीर खुसरो ने सल्तनत काल में सबसे ज़्यादा ग्रंथ लिखने का काम किया था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलें, तो इसको हम देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, कौन सुल्तान बलबन का दामाद था? कौन सुल्तान बलबन का दामाद था? आपका सही आंसर हो जाएगा नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद जो था ये सुल्तान बलबन का दामाद था, और बलबन के बारे में हमने बता भी दिया है। जो बलबन था ये बेसिकली जो इल्तुतमिश था उसके 40 सरदारों में से एक था, और जब इल्तुतमिश की डेथ हो जाती है उसके बाद जब उत्तराधिकार का युद्ध चलने लगता है, रजिया सुल्तान वहाँ का सुल्तान बनती है, तो उसको हटा करके उसके भाई को वहाँ पे बैठा दिया जाता है, और जब उसके भाई को बैठा दिया जाता है तो उसको भी हटा दिया जाता है, और उसके बाद फिर वर्चस्व जमाने का काम करता है बलबन। बलबन जैसे ही आता है तो तुरंत सबसे पहले एक काम करता है, वो 40 दलों का जो सरदार है उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, अमीरों का दमन करने का काम करता है। 5 इसके मुख्य काम हैं, ठीक है ना। जैसे सबसे पहले अमीरों का दमन करना होता है, ये चांदी का टका और जस्ता भी इसने ही शुरुआत किया था बलबन ने, ठीक है ना। तो ये मतलब बेसिकली एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछा है कि इसके प्रमुख काम कितने हैं, तो 5 है। इसको आपको याद रखना है कौन कौन से काम है। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा डिटेलिंग में जाकर के बताया जाए तो बता देंगे। आप एक बार कमेंट करके पहले बताएं कि कैसे चाहिए आपको, क्या अभी भी मतलब और भी मैटर चाहिए या फिर और भी चीज़ें क्लियर करनी है, और एक्सप्लेनेशन में अगर लग रहा है कि आपको मैटर की कमी है तो वो भी कमेंट करके बताइएगा, तो आपकी चीज़ें क्लियर कराती जाएंगे। और दूसरी बात, अगर आपको लाइव क्लासेस चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट करिएगा, आपको लाइव क्लासेस भी दी जाएंगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किसके मध्य लड़ा गया था? तो जो तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था वो मोहम्मद गौरी के बीच में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, जिसमें पहली बार मोहम्मद गौरी की हार हो जाती है, और फिर 1192 में 1192 में फिर वापस जो है यही युद्ध होता है, तराइन का दूसरा युद्ध होता है। तो जब तराइन का दूसरा युद्ध होता है उसमें जो मोहम्मद गौरी होता है वो जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। इंग्लिश में देख लीजिए, बिटवीन होम वाज द फर्स्ट बैटल ऑफ द तराइन 1191 AD फॉर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका इल्तुतमिश किसका गुलाम था? तो जो इल्तुतमिश गुलाम था बेसिकली कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। इसके बारे में यदि हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करें तो एक शासक था ऐबक के बाद आया इल्तुतमिश, ठीक है ना, इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश के बाद आया आपका बलबन, और बलबन के बाद ही कहानी शुरू हो जाती है अलाउद्दीन खिलजी का, अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि अब ये जो दास वंश है ये कमज़ोर हो जाता है, और अलाउद्दीन खिलजी की कहानी इसलिए स्टार्ट हो जाती है क्योंकि जो जलालुद्दीन ये खिलजी वंश की स्थापना करता है, लेकिन इसका ये भतीजा था और ये इसको जल्दी ही मार करके शासन को ख़त्म कर देता है। इस तरीके से आप देखेंगे कि सबसे पहले जो आया था वो अलप्तगीन, उसके बाद सुबुत्तगीन, और उसके बाद आया था आपका महमूद गजनवी, और उसके बाद आया था आपका मोहम्मद गौरी, ठीक है ना।
और इसी का जो दामाद था वो था ऐबक, सॉरी इसी का जो गुलाम था वो था ऐबक, और ये इल्तुतमिश इसका गुलाम था, और ये बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था। तो ये बारी बारी करके एक एक लोग जो है आए हैं। ये सब के सब लगभग माने जाते हैं कि ये जो है ये सब दास वंश या गुलाम वंश के शासक रहे हैं, और ये सब अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, ये खिलजी वंश के शासक हैं। ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ जाते हैं आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किस सुल्तान के बाद रजिया सिंहासन रूढ़ हुआ, यानी कि कौन सा ऐसा सुल्तान था जिसने रजिया का सिंहासन छीन लिया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा रुकनुद्दीन फिरोज शाह। जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह ये था, ये रजिया सुल्तान का ही भाई था, और इसी की माता थी तुर्कान शाह। ठीक है ना। और रजिया सुल्तान की सौतेली माता थी तुर्कान शाह। ठीक है ना। तो यही उसका भाई है, और इसी भाई ने 8 महीने के आसपास में शासन किया था, 8 महीने के आसपास में शासन किया था। और यही जो है इसी के समय में इसकी माता तुर्कान का पूरी तरीके से वर्चस्व चल रहा था। कारण क्या था कि ये पूरी तरीके से लोल था। ठीक है ना। शासन कार्य का इसका कोई पढ़ाई पता नहीं था, इसको शासन करने का कोई तरीका ही नहीं पता था। तो इसकी माता जो शाह तुर्कान थी वो शासन का कार्यभार संभाल रही थी। ठीक है ना। और जो रजिया सुल्तान है इसी के समय में जो है रजिया सुल्तान से शासन छीन करके इसी को दे दिया गया था। पहले तो क्या हुआ कि पहले ही इसको बैठाया गया था रजिया सुल्तान के पहले, फिर रजिया सुल्तान के बाद भी इसी को शासन प्रशासन दे दिया गया था। ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। इंग्लिश में देख लेते हैं। आफ्टर विच सुल्तान डिड द रजिया ट्रोन बिकॉम ऑब्टेन। तो आपका सही आंसर हमने बताया कि रुकनुद्दीन फिरोज शाह उसका भाई था। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका ऐबक दास के रूप में होना चाहिए, ये क्वेश्चन ही मिस्टेक है। ऐबक दास के रूप में किस बाजार में बिका था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा गजनी। ऐबक के बारे में हमने आपको बताया कि जो ऐबक था उसके माता पिता तुर्क थे, और इसको बेच दिया गया था किसी अब्दुल के यहाँ, अब्दुल काजी के यहाँ। और जो अब्दुल काजी हैं वो इसको प्रशिक्षा देते हैं, प्रशिक्षित करते हैं, इसको लड़ने की कला और युद्ध करने की कला सिखाते हैं, घुड़सवारी सिखाते हैं। मतलब ओवरऑल जो एक सैनिक में गुण होना चाहिए इसको देने का कार्य करते हैं अब्दुल काजी। अपने पुत्र की तरह मानते थे। लेकिन जब अब्दुल काजी की मृत्यु हो जाती है तो उनके ही जो पुत्र हैं इसको ले जाकर के गजनी के बाजार में बेच देते हैं। वहां जाता है मोहम्मद गौरी, और मोहम्मद गौरी इसको खरीद लेता है। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और वो फिर मोहम्मद गौरी गुलाम, दमाद और सरदार के रूप में कार्य करने लगता है, और वापस पहली बार कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली पर शासन स्थापित किया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को सबसे पहले कहाँ बेचा गया था? तो गजनी में बेचा गया था वास्तव में। ठीक है ना। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका मोहम्मद बख्तियार खिलजी किसका समकालीन था। तो जो मोहम्मद बख्तियार खिलजी है ये कुतुबुद्दीन ऐबक की शासनकाल में था, और ये जो मोहम्मद बख्तियार खिलजी है ये बेसिकली बंगाल का शासक हुआ करता था। देखिए जो खिलजी वंश के अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी हैं ये अलग शासक है, और ये जो बख्तियार खिलजी है ये अलग शासक है। ये बंगाल में शासन करता था, और ये किसके समकालीन था? ये ऐबक के समकालीन था। ये किसके समकालीन था? ऐबक के। और एक बात और ध्यान रखना है आपको कि इसके समय में जो बख्तियार खिलजी है इसके समय में बौद्धों की बहुत ज्यादा हत्या हुई थी, बौद्धों की हत्या। ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो बौद्धों की हत्या होती है वो बख्तियार खिलजी के शासनकाल में होता है, और जो बख्तियार खिलजी है बेसिकली किसके समकालीन है? तो ऐबक के समकालीन है। एक बार इंग्लिश में देखिए। मोहम्मद बख्तियार खिलजी वाज द कंटेम्पररी ऑफ हुम। ठीक है ना। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका दिल्ली को किस सुल्तान ने राजधानी बनाया था। तो दिल्ली को जो राजधानी बनाने का काम किया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। इसके पहले आपको हमने कई एक्सप्लेनेशन में बता दिया है, तो आपका सही आंसर ए हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे इंग्लिश में भी देख लीजिए, विच सुल्तान मेड द दिल्ली कैपिटल। तो आपका सही आंसर ऐबक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका रजिया को किसने कैद किया था। तो रजिया को कैद करने का काम किया था अल्तुनिया ने रजिया को कैद करने के बाद उससे शादी कर ली। चूंकि जो रजिया थी थोड़ा सा कूटनीतिज्ञ थी,
मतलब कूटनीति के बारे में भी उसको जानकारी थी, यानी कि वो कूटनीति का भी सहारा लेती थी। तो कूटनीति का सहारा लेने का कार्य इसने किया था और इसने सोचा कि अल्तुनिया को हम मार देंगे। अल्तुनिया को मारने के बाद फिर वापस हम जो है अपने शासन प्रशासन को ले लेंगे, लेकिन हो जाता है इसका उल्टा और वापस जो है ये अल्तुनिया जो था ये इसका हस्बैंड था और ये था व्यक्ति जिसका नाम था याकूत। याकूत जो था वो इसका जो है बॉयफ्रेंड था, एक तरीके से कह सकते हैं प्रेमी था, ठीक है ना। तो इसको जो है मार देता है, जो अल्तुनिया होता है इसको मार देता है और उसके बाद उससे शादी कर लेता है रजिया से, ठीक है ना। तो फिर उसी के बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाता है और कैथल के आसपास जाते हुए, जैसे वहाँ से निकल करके अल्तुनिया के पास से निकल करके भाग रही थी, तो कुछ जो है जनजाति के लोग जो डाकू उकू होते हैं वो सब रजिया को रास्ते में कैथल के पास मार देते हैं, ठीक है ना। इतनी ही कहानी थी रजिया की, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कुतुब मीनार का पूर्णतः निर्माण किसने कराया था? तो जो कुतुब मीनार का निर्माण था वो इल्तुतमिश ने कराया था, ठीक है ना। किसने करा था? इल्तुतमिश। और जो स्टार्टिंग करने का काम किया था वो ऐबक ने किया था, मतलब ऐबक ने उसकी नींव डाली थी और जल्दी ही इसकी मृत्यु हो गई थी। चौगान खेलते समय घोड़े से ये चौगान खेल रहा था, जैसे घोड़े पर बैठ करके मारा जाता है, तो चौगान इस तरीके से खेल रहा था और उसी में शायद इसकी घोड़े पर से गिरने के कारण ही इसकी डेथ हो जाती है, ठीक है ना। और उसके बाद उसका जो नींव तो डाल दिया था कुतुब मीनार का, लेकिन वो पूरा नहीं कर पाता है, ठीक है ना। उसके बाद ये जो इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश ये इसको पूरा कराने का कार्य करता है। एक क्वेश्चन और पूछता है कि ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है कुतुब मीनार को किसके लिए बनवा रहा था, किसकी याद में बनवा रहा था? तो जो अब्दुल काजी हैं, अब्दुल काजी जिन्होंने इसको शिक्षा देने का कार्य किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक को शिक्षा देने का कार्य किया था, उसी की याद में ये कुतुबुद्दीन मतलब कुतुब मीनार को बना रहा था, ठीक है ना। तो लेकिन बीच में ही मर जाता है, तो उसको काम कराने का कार्य जो है इल्तुतमिश ने किया था। और इल्तुतमिश जब उसको कंप्लीट करवा देता है तो लगभग तीन ऊन जैसे एक दो तीन तह में गया था, लेकिन उसके बाद भी वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो किसी अलग शासक ने, उस शासक के बारे में बाद में हम आपसे चर्चा करेंगे, उसने फिर उसको 5 चरण तक लेकर के गया था, कह सकते हैं कि 5 तल्ला लेकर के गया था। जैसे घर का मकान होता है 1 तल्ला 2 तल्ला 3 तल्ला 4 तल्ला, इसी तरीके से उसको जो है 5 तल्ले तक निर्माण कराने का कार्य किया था। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस भारतीय सुल्तान के शासनकाल में चंगेज खां सीमा पर पहुंच चुका था? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था, इसके बारे में ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही रखेंगे और ये चूंकि फर्स्ट वीडियो है तो आप लोग थोड़ा सा रिक्वायरमेंट करें, और अगर आपको लग रहा है कि किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है समझने में तो उसके बारे में भी कमेंट करें। बाकी तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। करते रहिए, तैयारी मस्त रहिए, क्योंकि आपका एग्जाम आपके सर पे है। आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे अभी भी आपके पास मौका है कि आप एग्जाम को टॉप भी कर सकते हैं, फोड़ सकते हैं किसी भी तरीके से। मैं गारंटी देता हूँ कि अगर स्ट्रेटजी आपकी सही रही तो 50 में 50 तक लाने की गारंटी मैं देता हूँ, ठीक है ना। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।